गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान देंगे जितने भी यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले के बच्चों का है पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट। किसका है? पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट। आपको ध्यान होगा कि मैंने पार्ट बी का थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कौन सा यूनिट? थर्ड यूनिट। ठीक है, जो हमने पढ़ाया था मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यही था ना, जिसमें हमने केपलर्स के नियम पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी थी वो किस में था? हमारा यूनिट थर्ड में। ये याद रहे, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ये बोल रहे थे कि यूनिट फर्स्ट मैम क्यों छोड़ दिए हैं। छोड़े कुछ नहीं थे, लेकिन मैं चाहती तो मैं कोई और यूनिट स्टार्ट करती क्योंकि मुझे लग रहा था इससे ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन चलो, सारे यूनिट अपने में इंपॉर्टेंट है, हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है। किसी भी सिस्टम यानी व्यवस्था में जो भी हमारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कण मौजूद होते हैं, उनकी जो गति होती है, डायनेमिक्स मतलब गति। ठीक है, अब उस गति का कारण जब हम ढूंढते हैं उसी को हम किस में स्टडी करते हैं? डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मान लो कि सेब पेड़ से गिरा नीचे, तो सेब क्यों गिरा नीचे, किस कारण गिरा? उसकी जो गति हुई ऊपर से नीचे तक, जो उसका प्लेस उसका चेंज हुआ, सिचुएशन चेंज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? या इस कह सकते हैं कि उसकी जो जगह है या स्टेट है पार्टिकल की, वो चेंज हुई, वो किस वजह से हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रीजन ढूंढेंगे, यानी कॉज ऑफ मोशन। क्या कह सकते हैं इसको? कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? डायनेमिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या आपके अगले टॉपिक में है, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स। देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर हम पढ़ना चाहें तो सिर्फ आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये नियम किसने दिया। ठीक है, तो देखो, न्यूटन ने जो आपको गति के समीकरण या गति के नियम दिए हैं, जितने भी इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, उससे पहले हमारे गैलीलियो साहब ने उस नियम को जारी किया था। जैसे हम क्या होता है कि हम, भाई जाहिर सी बात है कि हमारी उम्र बहुत मैक्सिमम जाती है, तो आजकल तो 90 ईयर्स मान लो, मैक्सिमम बोली हूँ, किसी की 100 ईयर्स हो गई, लेकिन कोई 400 साल तो जी नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, कोई 400 साल 500 साल तो जी नहीं सकता है। तो एक साइंटिस्ट क्या करता है? कोई इन्वेंशन करता है, कोई डिस्कवरी करता है, तो उसकी जो थियरी है वो दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, ताकि वो उसको लेके आगे चले। समझ में आया? ये उतनी कैपेबिलिटी रखने वाले इंसान को ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो थियरी ला के हमारे और आपके जैसे लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि चलो आगे इस पे क्या करो, रिसर्च करो। ठीक है, नहीं, जो उतना नॉलेज रखा हुआ है उसकी वजह से ही उनको क्या किया जाता है, वो थियरी आगे फॉरवर्ड की जाती है ताकि उसको लेके आगे चले। तो ऐसे ही सबसे पहले जो आए उन्होंने क्या? गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। ठीक है, न्यूटन ने गति का समीकरण दिया, लेकिन उससे पहले गति को डिफाइन करने वाले जो थे, या फिर हम ऐसे कहें फोर्स को डिफाइन करने वाले जो थे, वो कौन थे? गैलीलियो। क्लियर? गैलीलियो से ये गया न्यूटन में। तो यही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया, पहला जो ये था कि कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, मान लो ये क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अगर कोई बॉडी हम बोल दें ऊपर से नीचे गिर रही, ठीक है, तो यानी उसका एक्सेलरेशन, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ऐसे आ रहे हो तो तेजी से आते हो ना, ये आप भी महसूस किए। देखो, जब ओवर ब्रिज होता है ना, ओवर ब्रिज, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको थकान महसूस होती होती है, यानी आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है? वो कम हो रही है, आपकी स्पीड कम होने लगती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ज्यादा कब होती है? जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। देखना, यहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो दो नियम ये हैं कि अगर ऊपर से नीचे आते हो तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपका?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बात करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो आप हेडिंग डाल लो पहले, इसको इरेज करो, ये सिर्फ समझने के लिए था। चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से समझना, ठीक है। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस के सापेक्ष, एक हो गया वाई एक्सिस के सापेक्ष, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये बीच वाले का कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई जेड। इसका भी हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कर लो, इसका कर लो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश और जेड डबल डैश। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पे डिपेंड करता है, तीनों एक्सिस पे और टाइम पे। किस पे, तीनों एक्सिस पे और टाइम पे, समझ रहे हो। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम इन विच x y and z axis are change in dynamics of motion of particle which are dependent on x, y, z and t टाइम। यहां तक समझ में आ गया, तीनों पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर आर टू टाइप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या होता है, इनर्शियल। क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को फॉलो करे, ठीक है। द फ्रेम विच follows the first and second law of Newton's in which body is stable and it is not, या लिख लो, it does not need any force to move, force to accelerate, ठीक है। therefore इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन जो है वो ए जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि एम इंटू 0 क्या लिखेंगे एम इंटू 0, तो एफ बराबर क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं नॉन इनर्शियल की बात करूं, इसमें पहला डाल लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा लिखोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बैच है आपको, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे देख रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के भी हों, ठीक है, वो सारे बच्चों के लिए ये जो बैच है वो आप देखेंगे। इस बैच का नाम है सारथी बैच। क्या नाम है इसका? सारथी बैच, ठीक है। ये सारथी बैच सिर्फ आपको 599 में मिल जाएगा। आप देख सकते हो पूरा आपको ये 400 का ये पूरा छूट है, ठीक है। ये पूरा 599 में है आपको, इतने कम नॉमिनल प्राइस में। आप देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाते हैं, जिसमें आप सभी मेंटर्स से अपने मिल लिए होंगे, ठीक है। जो भी आपके मेंटर्स हैं, कृति मैम हैं, ठीक है, साहिल सर हैं, रवि सर हैं, दीपिका मैम हैं, ठीक है, और मैं हूँ अंकिता, ठीक है। तो आप सभी को इतने सारे मेंटर्स मिल जाते हैं, और ये सारे मेंटर्स अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्लस आपको थियरी क्वेश्चंस देते हैं, क्लास नोट्स देते हैं, आपके जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी करवाते हैं, और शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, टारगेट सेमेस्टर एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही एक बात बच्चे ध्यान रखेंगे, बैच अगर लेना है तो आप अभी ले लो, क्योंकि अगर आप लास्ट में लेते हो ना, फिर अगर आप ये बोलते हो कि सर ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर बुरा लगता है आपके लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं और आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग भी क्या करो, मेहनत करो, समझो, और चीजें शुरू से तय करो पढ़ना, ठीक है। शुरू से कवर करते चलो, एक भी बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। एक एक लेक्चर अटेंड करो, उस पर सवाल करो, क्वेश्चन करो, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करो। इससे क्या होता है ना, आपके रिवीजन होते रहते हैं, प्रैक्टिस बढ़ती है, और आपको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको 24 घंटे में जाके 20 घंटे 22 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आप 2 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, लेकिन अपने सारे लेक्चर्स ले लिया करो, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी, नीचे लिंक दिया होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ से आप जितने भी नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो, ठीक है। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। चलो हम क्या थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ लिया, जिसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जिस पे नहीं लगता है, बॉडी स्टेबल रहता है, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के क्या होती है, बॉडी मूव करती है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इट डज नॉट नीड एनी फोर्स टू एक्सेलरेट, या लिख सकते हैं इट डज नॉट नीड एनी एक्सेलरेशन टू मूव, ठीक है। आप इसको सही करो, इन एनी एक्सेलरेशन टू मूव, इट डज नॉट नीड any acceleration to move, ठीक है। अब यहाँ पे 0, जब a बराबर 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बराबर बात है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो F इक्वल टू ma यानी फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसको देखो, तो एक चीज यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
ये तो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। ए इज इक्वल टू होता है जीरो, यानी d2r बाई dt2 इज इक्वल टू जीरो। डी आर, आर क्या हो गया हमारा, एक्स आई वाई जे प्लस प्लस जेड के, यही होता है ना। अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, डेल 2x अपॉन डेल t2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल 2y अपॉन डेल t2 इज इक्वल टू जीरो, और डेल 2z अपॉन डेल t2 इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों ही एक्सिस पे ये क्या हो गया, रेफरेंस पे ये जीरो हो जाता है। समझ में आ गया। नॉन इनर्शियल जब लिखते हैं तुम क्या लिख सकते हैं कि in this frame it does not follow the first and second law of Newton's, is called non-inertial frame of reference। non-inertial frame of reference, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आता है, हम किसकी बात करेंगे, न्यूटन की, न्यूटन लॉ, ठीक है। जितने भी आपने न्यूटन लॉ अपने 10th में पढ़ रखे हैं, 12th में पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी तब तक स्टेबल रहती है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें, ठीक है। क्या होती है, बॉडी तब तक स्टेबल रहती है, न्यूटन्स हेडिंग डालेंगे और फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी, कोई भी बॉडी अगर स्थिर है, अगर वो स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाहरी या एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे, तब तक वो स्थिर रहेगी। या फिर कोई बॉडी तब मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स ना लगता हो। जैसे कि मान लो बॉल हमने फेंका, अब आप सोचोगे बॉल तो मूव कर रहा है, तो बॉल कैसे रुकता है, तो वो रुकता है घर्षण की वजह से, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं हम उसको, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं फर्स्ट लॉ, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो इस पे, एक मिनट, इसको लिख लो, फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। When a body is at rest, it does not move till we apply any external force or when a body is in motion, क्या हो जाएगा, is in motion, it does not stable till any external force work on it, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, और फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ तो, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v भी हमारा जीरो हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, v भी हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन 0 है। यहाँ v कांस्टेंट लिख सकते हो, dv/dt, यानी v इक्वल्स टू कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट, समझ में आ गया। तो ये dv/dt हो गया। आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक यहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, नॉन इनर्शियल में जैसे सन या मून, ठीक है, ये काउंट किया जाता है किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसमें काउंट किया जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पे भी लिख लेना आप लोग जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख लेना कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, या आर बराबर लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका तीनों रेफरेंस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या होता है, समेशन होता है आर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड लॉ की, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी है जिसका मास m है और अगर उसका एक्सेलरेशन क्या है, जो है a है, तो जो उस पर लगने वाला फोर्स है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि द exerted force on a body is equals to the product of the mass of body and the acceleration of body, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें सॉरी, let the mass of body will be m and acceleration is a, then फोर्स F बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू ए, कितना हो जाएगा, m इंटू ए। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। F इज टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए, ठीक है। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बॉडी का मास ए, ठीक है, क्लियर है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F इक्वल टू m इंटू ए। यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ F कितना हो जाएगा, मास का कितना होता है kg, एक्सीलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, m l t पे पावर -2, t ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे t टू पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। ये चीज याद रखने वाली है, आप याद रखोगे डायमेंशन ऑफ F m l t पर पावर -2, ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे। अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ। आपको पता है रिएक्शन और एक्शन, एक्शन रिएक्शन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी हम जितनी फोर्स से कोई बॉल ऐसे मार रहे हैं उतनी ही फोर्स से वो टकरा के वापस आती है, इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहला ये तो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिखो,
ये आप 12th से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। थर्ड लॉ, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बताओ तो। पहले हम इसको समझ भी सकते हैं कि इसके जो 3 नियम होते हैं। देखो इसको जरा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझना ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेट द फोर्स exerted on a ball when we throw it। देखो हम एग्जाम्पल के सही समझा रहे हैं, ठीक है। when we throw it is F12 and the ball returned with the force F21 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन क्यों लिखेंगे, ताकि साइन हमारा अलग होगा, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा बताओ तो। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यही होता है एक्शन रिएक्शन का। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब अगला हेडिंग डालेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या होगा अगला हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। थोड़ा इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। न्यूटन के जो सेकेंड लॉ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड लॉ से करना है ना, तो पहले सेकेंड लॉ लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम इंटू, चूंकि A बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम dv बाई dt। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे m इंटू वी क्या होता है, P, m इंटू डी वी कितना हो जाएगा, डेल्टा P, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, डेल मतलब होता है चेंज, ठीक है। F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं, चूंकि फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू 0 है, अगर फोर्स 0 है तो ये 0 हो गया डेल P अपॉन डेल T। तो यहां से निकालो डेल P इज इक्वल टू डेल T इंटू 0। डेल P इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0। P की वैल्यू कितनी है, m इंटू डेल V, ठीक है। अगर मैं डेल V लिख रही हूँ,
एक काम करो, रुको, इससे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, ये लाइन हटाओ, यहाँ से लिखो डेल भी m इंटू डेल भी इंटू डेल टी इक्वल्स टू 0। तो m इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, डेल v बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, किस में होता है, तभी तो ये 0 आ रहा है। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ में हमने क्या समझाया था, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कहाँ गया, यहाँ पे है ना, देखो फर्स्ट लॉ, a इज इक्वल्स टू 0, f इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, v इज इक्वल्स टू 0, यानी v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने समझाया था ना। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल से पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको चलो मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बैच ज्वाइन करेंगे और बैच ज्वाइन करके सारे लेक्चर देखेंगे। आगे के जितने लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, सॉरी जो भी आगे के लेक्चर्स हैं वो ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो लेक्चर है आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको क्लिक कर लो और व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।